एपिसोड 640। वो सलारा के साथ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता हुआ किनारे पर आ गया। राइफल बरदार उन्हें चारों तरफ से घेर कर खड़े हो गए। दो दुश्मन उन दोनों के हाथ पुश्त पर बांधने लगे। उनकी जेब और तमाम सामान पर दुश्मनों का कब्जा हो चुका था, हत्ता कि उनके बदन पर बराए नाम कपड़ा रह गया था। जब सलारा ने पारस को मशवरा दिया था कि डुबकी लगाकर पानी के अंदर ही अंदर गुलाम बाकी से दूर जाएंगे, तो उसने मशवरा मान लिया था। डुबकी लगाते ही गदले पानी से फायदा उठाकर उससे जरा दूर हो गया था। वहां से घूमकर उसकी मुखालिफ समत तैरता चला गया था। जब उसकी सांस फूलने लगी और ताज़ा हवा की ज़रूरत महसूस हुई, तो उसने एक झाड़ी के पास पहुंचकर पानी से सर उठाया। उसी वक्त उसने बहुत सारे कदमों की आवाज़ सुनी। वो झाड़ी में दुबक कर साहिल की तरफ देखने लगा। बहुत से काले और गोरे उसकी जीप की तरफ बढ़ रहे थे। फिर उसे सलारा की चीख सुनाई थी। वो कह रही थी, पारस, ये क्या शरारत है? मेरी टांग छोड़ो। पारस को यह देखने की फुर्सत नहीं थी कि किसने उसकी टांग पकड़ी है। उसने अपनी आवाज़ सुनाकर दुश्मनों को मुतवज्जे कर दिया था, लिहाजा वो उनसे दूर रहना चाहता था। उसने दूर मुखालिफ समत में एक झाड़ी को देखा, फिर डुबकी लगाकर अंदर ही अंदर तैरता हुआ उस झाड़ी तक पहुंच गया। इस तरह वो उनसे बहुत दूर निकल आया था। काफ़ी फासला होने के बावजूद वो अभी तक नजर आ रहे थे। ठीक ऐसे ही वक्त उसे जोजो की आवाज़ सुनाई थी। पारस, मैं कब से तुम्हारे पास आना चाहती थी। पापा ने मना कर दिया था। मैं छुप कर आई हूं। पापा से ना कहना। ये तुमने बहुत अच्छा किया। सलारा और गुलाम बाकी दुश्मनों के निर्गे में हैं। हो सकता है मैं भी उनकी नज़रों में आ जाऊं। तुम फौरन पापा को खबर कर दो। वो चली गई। पारस सर घुमाकर दूर तक देखने लगा। अब अंदर ही अंदर तैर कर जाने के लिए कोई आड़ दिखाई नहीं दे रही थी। अलबत्ता दूर साहिल पर मोटे तने का दरख्त था। उस मोटे दरख्त के पीछे खुश्की पर झाड़ियां नजर आ रही थीं। वो उधर जाने का खतरा मोल ले सकता था। उसे अपने दिमाग में सोच की लहर महसूस हुई। मैंने उसे मुखातिब किया। वो मुझे अपने हालात बताते हुए झाड़ी के पीछे से उधर देखता रहा जहां वो दुश्मन नजर आ रहे थे। मैंने कहा, तुम लोगों ने ये क्या हिमाकत की? तीनों बैक वक्त पानी में उतर गए थे। ये भी ना सोचा कि ट्रैप किए जा सकते हो। मैं समझ रहा था अंकल बाकी साहिल पर मौजूद रहेंगे, लेकिन इस वक्त किसी की गलती बयान करने से मसला हल नहीं होता। इस उलझन से निकलना होगा। लेकिन मैं एक बात समझा दूं, बाकी ज़रा मोटी अकल का आदमी है। उसे गाइड करते रहो तो सही काम करता है, और उसकी मर्जी पर छोड़ो तो काम बिगाड़ देता है। बहरहाल तुम्हें ख़तरा मोल लेना होगा। इसी तरह पानी के अंदर ही अंदर तैरते हुए उस दरख्त और झाड़ियों की तरफ जाओ। मैं गुलाम बाकी के पास जा रहा हूँ। देखता हूँ वहाँ कितने दुश्मनों के दिमागों तक पहुँचने में कामयाबी हो सकती है। उसने पानी में डुबकी लगाई। मैं उसके दिमाग से फ़ौरन निकल आया, क्योंकि डुबकी लगाने के लिए सांस रोकना ज़रूरी होता है, और सांस रोकने से ख्याल खानी की लहरें बाहर आ जाती हैं। मैं गुलाम बाकी के पास आया। उसने पूछा, मेरे आका, क्या आप हैं? हाँ, मैं हूँ। इन लोगों से बातें करते रहो। मैंने उसके ज़रिए दो चार लोगों की बातें सुनी। फिर एक के दिमाग में पहुंचना चाहा तो उसने सांस रोक ली। फिर चीख कर कहा, होशियार रहो, ये दोनों फराद अली तैमूर के साथी हैं। वो इनके ज़रिए मेरे दिमाग में आने की कोशिश कर रहा था। हम में से जो योगा के माहिर नहीं हैं, वो गूंगे और बहरे बन जाएं। मैं तीन आदमियों की आवाज़ें सुन चुका था। उसकी बातों के दौरान दूसरे के दिमाग में पहुंचा तो जगह मिल गई। अब मेरे लिए मौका था। मैं उसके ज़रिए उनके लीडर को गन पॉइंट पर रखकर मजबूर कर सकता था, लेकिन एक बार ऐसा तरीका इख्तियार करके मुझे नुकसान उठाना पड़ा था। जब मैं तंजीम वाले मुल्क में कैदी की हैसियत से था और मैंने एक अफसर को गन पॉइंट पर रखकर वहाँ से निकलना चाहा था, तो बाकी दूसरे सिपाहियों ने खुद ही उस अफसर को गोली मार दी थी, क्योंकि मैं उस अफसर से बहुत ज़्यादा अहम था। उधर उन लोगों को मालूम था कि एक गुलाम बाकी है और दूसरा जॉर्ज फ्रीमैन की बहन सलारा है। दोनों ही अहम थे। सलारा के ज़रिए वो जॉर्ज फ्रीमैन को ब्लैकमेल कर सकते थे। ऐसी सूरत में अगर मैं लीडर को गन पॉइंट पर रखता तो हो सकता था वो लीडर की मौत को गवारा कर लेते और किसी दूसरे को अपना लीडर बना लेते, लेकिन सलारा को अपने हाथ से न जाने देते। मैंने ज़रा तहम्मुल से काम लिया। एक के दिमाग में जगह मिल चुकी थी। उसके ज़रिए मैं कई दूसरे ऐसे लोगों के दिमागों में जगह बना सकता था जो योगा के माहिर नहीं थे। वो लीडर ये भूल गया था कि उसके पीछे खड़े हुए किन लोगों ने अपनी आवाज़ें सुनाई हैं, क्योंकि वो सब बड़ी देर से कुछ न कुछ बोलते जा रहे थे। लीडर ने कहा, मिस्टर फरहाद, हमसे समझौता कर लो। हम तुम्हारे आदमी को नहीं मारेंगे, कैदी भी नहीं बनाएंगे। उसकी जीप और सामान सब कुछ वापस कर दिया जाएगा। ये तुम्हारे पास वापस आ सकता है। इसके बदले हम सलारा को ले जाएंगे। गुलाम बाकी ने कहा, मेरे आका को ये सौदा मंजूर नहीं है। तुम अगर मेरी जान लोगे, इसके बदले तुम सब नीस तो नाबूद हो जाओगे। तुम ट्रांसफार्मर मशीन के लिए आए हो।
अगर उस मशीन तक पहुंचने के लिए जिंदा सलामत रहना चाहते हो तो मुझे और सलारा को छोड़ दो। इस दौरान मैंने 2 और आदमियों के दिमागों में जगह बनाई। हालात किसी वक्त भी बिगड़ सकते थे। मैं इत्मीनान से उनके दिमागों में सुरंग बनाना चाहता था, लेकिन ये प्रोग्राम बदल भी सकता था। उनका लीडर सोच में पड़ गया था। फिर उसने कहा, ताज्जुब है, तुम्हें आज़ादी मिल रही है, तुम्हारी जीप और पूरा सामान मिल रहा है, तुम आसानी से रिहाई पाकर यहां से जा सकते हो, फिर पलटकर हम पर मुनज़्ज़म हमला कर सकते हो। लेकिन तुम्हारा बॉस फरहाद मेरी इस ऑफर को ठुकरा रहा है। क्या उसे तुम्हारी जिंदगी से कोई दिलचस्पी नहीं है? गुलाम बाकी ने कहा, जो कहना था मैं कह चुका हूं, तुम्हें जो करना है वो करके दिखाओ। वो उलझन में पड़ गया था। सोचती हुई नजरों से गुलाम बाकी को देख रहा था। फिर उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया, इन्हें इसी तरह बांध कर ले चलो। मैं देखना चाहता हूं फरहाद कैसा प्लान मेकर है और वो मेरे खिलाफ किस किस्म के इक़दाम करेगा। हम हर तरह मुस्तैद रहेंगे। वो उन दोनों को कैदी बनाकर ले जाने लगे। उधर पारस पानी के अंदर ही अंदर तैरता हुआ उस दरख्त तक पहुंच गया था। फिर किसी की नजरों में आए बगैर झाड़ियों के पीछे चला गया था। अब कोई उसे देख नहीं सकता था। वो रेंगता हुआ दूर तक गया। उसका इरादा था कि वो दूर किसी घने दरख्त पर चढ़ जाएगा और फिर उसकी बुलंदी से देखेगा सलारा और गुलाम बाकी को कहाँ ले जाया जा रहा है। मैं उसे मालूमात फराहम कर सकता था, लेकिन उसका दरख्त पर चढ़कर छुप जाना ज्यादा बेहतर था। वो दूर तक रेंगने के बाद दौड़ने लगा। उसके बदन पर सिर्फ एक नेकर थी। सारे कपड़े और ज़रूरत का सामान नदी किनारे रह गया था, हत्ता कि एक हथियार भी नहीं था। धूप की वजह से उसका सफ़ेद बदन सुर्ख हो रहा था। वो एक घने दरख्त के पास पहुंच गया। उसने सर उठाकर उसकी ऊंचाई को देखा, फिर आगे बढ़कर चढ़ना ही चाहता था कि एक तीर सनसनाता हुआ आया और उसके तने में पेवस्त हो गया। वो यकबारगी उछलकर जरा दूर हो गया, फिर फौरन ही जमीन पर लेट गया ताकि तीर आए तो ऊपर से गुजरता चला जाए। किसी दोशीज़ा का मुतरन्नम कहकहा सुनाई दिया। उसने एक तरफ सर घुमाकर देखा। बहुत सी सियाफाम औरतें दूर दूर तक फैली हुई थीं। उनके जिस्मों पर मुख्तसर लिबास था, हाथों में तीर कमान थे। कुछ औरतों ने नेज़े उठा रखे थे। उन्होंने उसे चारों तरफ से घेर लिया था, लेकिन जो कहकहा लगा रही थी वो निग्रो नहीं थी, गोरी चमड़ी वाली 9 उम्र लड़की थी। वो जल्दी से उछलकर खड़ा हो गया। वो जहां लेटा हुआ था वहां बड़े बड़े चूंटे थे, उसके जिस्म पर चढ़ रहे थे। वो जल्दी जल्दी चूंटों को अपने जिस्म से झाड़ने लगा। वो हंस रही थी, हंसते हंसते करीब आ रही थी। उसके पास कोई हथियार नहीं था, उसे कोई खतरा भी नहीं था। एक आध बार पारस की नजरें उसकी नजरों से टकराई तो उसने महसूस किया कि उसकी आंखों में कोई गैर मामूली सी बात है, वरना वो बहुत ही मासूम और बेजरर दिखाई दे रही थी। उसने करीब आकर पारस के बदन पर रेंगने वाले एक चूंटों को अपनी चुटकी में लिया, फिर अपनी दूसरी हथेली पर अपना मुंह का लुआब डाला। पारस उसकी हरकत को सवालिया नजरों से देख रहा था। उसने चींटे को अपने मुंह के लुआब में डाल दिया। पारस ने शदीद हैरानी से देखा, उसकी चुटकी में मचलने वाला चूंटा लुआब दहन में पहुंचते ही एकदम से साकिन हो गया। वो मर चुका था। वो फौरन ही एक कदम पीछे हटकर बोला, क्या तुम जहरीली हो? वो बड़ी खुशी से हाँ के अंदाज में सर हिलाते हुए टूटी फूटी अंग्रेजी में बोलने लगी, मेरा नाम मारिया, मैं शी कोबरा नागन हूं। तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। उसने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। पारस ने चौंक कर उसके हाथ को देखा तो वो जल्दी से हथेली के लुआब को अपने लिबास से पोंछने लगी। फिर दोबारा हाथ बढ़ाते हुए बोली, आई फ्रेंड यू फ्रेंड, मैं दोस्त तुम दोस्त। पारस की उंगली में सोनिया की दी हुई अंगूठी थी। उस अंगूठी से निकलने वाली सुई ऐसी दवा इंजेक्ट करती थी जिसके नतीजे में मुकाबिल आसाबी कमजोरी का शिकार हो जाता था। पारस ने सोचा कि इस जहरीली लड़की पर यह दवा असर करेगी। सवाल ही पैदा नहीं होता था। फिर भी उसने अंगूठी को आजमाया। मुसाफा करने से पहले उसके बटन को चुपचाप दबा दिया। एक सुई बाहर निकल आई। मुसाफा करने के दौरान वो सुई मारिया की हथेली में पेवस्त हो गई। वो जरा चौंक गई, जल्दी से हाथ छुड़ाकर अपनी हथेली को देखा, फिर हाथ बढ़ाकर बोली, यह क्या चीज़ है? बड़ी अच्छी लगती है। फिर एक बार हाथ मिलाओ। पारस ने दूसरी बार हाथ मिलाते हुए वो दवा उसकी हथेली में इंजेक्ट की। खाक असर नहीं हुआ। वो हंसते हुए बोली, मैं दोस्त तुम दोस्त, मेरे हाथ को चूम लो। उसने अपनी हथेली की पुश्त उसकी तरफ बढ़ाई। पारस ने उसे दोनों हाथों में थाम लिया, अपने एक घुटने को जमीन पर टेक दिया, फिर उसकी हथेली पर होंठ रखकर चूम लिया। उसके बाद सीधे खड़े होकर बोला, मैं दोस्त तुम दोस्त। मारिया ने उसके हाथ को थाम लिया, फिर उसी के अंदाज में अपना एक घुटना जमीन पर टेक दिया। उसकी हथेली की पुश्त पर झुकी। आखिरी बार पारस ने सिर्फ उसके सफ़ेद चमकते हुए दांतों को देखा। वो दांत उसकी हथेली के पुश्त पर आकर ठहर गए।
दूसरे ही लम्हे उसके हलक से एक चीख निकली। उसने एक झटके से हाथ छुड़ाया, तड़प कर पीछे गया, फिर कमजोर और डूबी हुई आवाज में पुकारने लगा, पापा तुम कहाँ हो? पापा। मैं ठीक उसी वक्त पहुंचा था और महसूस कर रहा था कि उसके अंदर जहर फैल रहा है और वो बड़ी अजियत में मुब्तला है। इससे कबल कि मैं पूरी तरह हालात को समझता, वो जमीन पर गिर पड़ा, हाथ पांव छटकने लगा। उसका जहन डूबता जा रहा था और मैं परेशान होकर सोच रहा था कि अगर इसका दिमाग तारीकी में डूब गया तो मैं कैसे अपने बेटे के काम आ सकूंगा। अब वो उखड़ी उखड़ी सांसें ले रहा था। मैं एकदम से करीब गया। उसके डूबते हुए जहन से आखिरी बार इतना ही दिखाई दिया कि एक 9 उम्र लड़की उसकी हथेली की पुश्त पर झुक गई थी। उसके बाद मैं कुछ न देख सका। पारस की आंखें बंद हो गई थीं और सर एक तरफ ठलक गया था। पारस के साथ साथ जैसे मेरी भी सांस रुकती जा रही थी। उसने आंखें बंद कर ली थीं, सर एक तरफ ढलक गया था। इसके बावजूद उसमें जान बाकी थी। यूं लगता था जान जाते जाते रुक गई हो, मलिकुल मौत ने अपना इरादा बदल दिया हो। हालांकि मौत आती है तो फिर नहीं टलती। उसे टालने में यह बात सादिक आ रही थी कि जो जख्म लगाता है वो भर सकता है। जो नागन जहर उगल कर मौत की तरफ ले जाती है, वो जहर चूस कर जिंदगी की तरफ ला भी सकती है। खुदा का शुक्र है कि मेरे बेटे का दिमाग मौत की तारीकी में नहीं डूबा। मेरी सोच की लहरों को वहां से निकलना नहीं पड़ा। मैं वहीं मौजूद रहा और महसूस करता रहा कि वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी की तरफ लौट रहा है। उसके दिमाग में सन्नाटा छाया हुआ था। वो कुछ सोचने समझने के काबिल नहीं था। अगरचे वो बेहोश नहीं था, ताहम उस पर शदीद गफलत तारी थी। जब मुझे यकीन हो गया कि वो खतरे से बाहर है तो मैंने सोनिया, पोमी और आमना को उसके मुताल्लिक बताया। वो परेशान होकर सुनती रही। फिर सोनिया ने कहा, फराद बहुत हो चुका। पारस अपनी उम्र से ज्यादा जिद्दोजहद कर चुका है। हम उसे मैदान अमल में लाकर मुतमईन हैं। वो हर आजमाइशी मरहले में हैरत अंगेज कामयाबियां हासिल करता रहा है। अब उसे छुट्टी मिलनी चाहिए। क्या तुम चाहती हो उसे बाबा साहब के इदारे में वापस भेज दिया जाए? बेशक। उसके जिस्म से पूरी तरह जहर का असर खत्म करने के लिए मुकम्मल तवज्जो और मुसलसल इलाज की ज़रूरत होगी। हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ। मेरे बेटे को अब आराम करना चाहिए, लेकिन हमने उसे चारा बनाकर दुश्मनों के सामने छोड़ दिया था। उसके जाने के बाद चारे के तौर पर सिर्फ सलारा रह जाएगी। वो भी फिल वक्त दुश्मनों के कब्जे में है। सलारा पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हम उसे दुश्मनों की कैद से निकाल लाएंगे, लेकिन वो किसी मरहले पर धोखा दे सकती है। तुम ये क्यों भूल गए कि तुम्हारा दूसरा बेटा भी है? पारस अव्वल को इदारे में भेजो और पारस दोम को यहां बुलाओ। ये क्या कह रही हो? रसवंती सुनेगी तो आसमान सर पर उठा लेगी। वो रोज सुबह उठकर जब तक अपने बेटे को नहीं देखती, एक गिलास पानी भी नहीं पीती। मैं जानती थी तुम यही कहोगे। क्या वो बेटे को सारी जिंदगी आंचल के साए में रखेगी? क्या वो बेटा हमारा नहीं है? क्या हम पारस अव्वल की तरह उसे अमली मैदान में आजमाइश के लिए छोड़ नहीं सकते? उसकी सलाहियतों को आजमा नहीं सकते? हमें ये सब कुछ करना चाहिए, लेकिन रसवंती को कौन समझाएगा? तुम शौहर हो, समझाने की कोशिश करो। नहीं समझेगी तो उससे कहना मुझसे बात करे। ठीक है, लेकिन यह बात का मामला है। मैं पारस को इस हालत में छोड़कर किसी दूसरी तरफ ख्याल खानी नहीं करूंगा। आरमर को गुलाम बाकी और सलारा के पास भेज रहा हूं। पता नहीं वहां क्या हो रहा है। उनकी फिक्र ना करो। आरमर ख्याल खानी के जरिए वहां मौजूद रहेगा। मैं हेलीकॉप्टर में निकल रही हूं। तुम उनके 3 आदमियों के दिमाग में पहुंच चुके हो। कुछ मालूम हुआ वो लोग किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं? वो मास्क मैन के लोग हैं। मैंने आर्मर के पास पहुंचकर वहां के मुख्तसर हालात बताए। फिर कहा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें दुश्मनों के 3 आदमियों तक पहुंचा रहा हूं। तुम उनके दिमागों में रहकर सिर्फ इतना मालूम करते रहो कि उनमें कितने लोग योगा के माहिर नहीं हैं और हमारी ख्याल खानी की मुट्ठी में आ सकते हैं। जिनके मुताल्लिक पूरा यकीन हो जाए उनके दिमागों में जा सकते हो। अगर ज्यादा लोगों के लबो लहजे को याद न रख सको तो बाकी लोगों तक रसवंती को पहुंचा देना। वो मेरे दिमाग में आया। मैं उसे दुश्मनों के 3 आदमियों के पास पहुंचाकर बेटे के पास आ गया। वो अभी तक गाफिल था। उसे कुछ होश नहीं था कि कहाँ है और किस हाल में है। जब तक उसकी आंख न खुलती वो दिमागी तौर पर भी बेदार न होता। उस वक्त तक मैं भी अंधेरे में रहता। सोनिया ने कहा था वो सलारा और गुलाम बाकी की तरफ हेलीकॉप्टर में आएगी और उधर दूर दूर तक प्रवास करेगी ताकि वो जगह मालूम हो सके जहां पारस जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला हुआ था। मैं ऐसे वक्त उसके दिमाग में पहुंचा था कि उस लड़की के मुताल्लिक कुछ मालूम नहीं कर सका था। पता नहीं वो कौन थी, कहां से आई थी। पारस के डूबते हुए जहन ने सिर्फ इतना बताया था कि वो 9 उम्र हसीन लड़की जहरीली है। इतनी सी बात ने मंजाली की याद ताज़ा कर दी। ये अजीब इत्तेफाक था।
कि बेटे की जिंदगी में भी एक जहरीली लड़की आई थी, लेकिन मंजाली की तरह दोस्त बनकर नहीं, दुश्मन बनकर आई थी। उसी वक्त ख्याल आया, मैं गलत सोच रहा हूं। अगर वो लड़की दुश्मन थी तो मेरा बेटा जिंदगी की तरफ कैसे लौट आया था और अब खतरे से बाहर था। शायद उसका कुछ इलाज भी हो रहा होगा। मेरे लिए एक एक पल गुजारना मुश्किल हो रहा था। मुझे उस लम्हे का इंतजार था जब वो आंखें खोलकर पापा कहेगा। मुझे जोजो की आवाज़ सुनाई थी, पापा पारस बोलता क्यों नहीं है, खामोश क्यों पड़ा हुआ है। मैं आज सुबह से जोजो को पारस से दूर रखने की कोशिश करता आया था, क्योंकि उसके साथ सलारा थी। मैं उसके दिल को दुख पहुंचाना नहीं चाहता था, इसीलिए सोनिया से मिलकर मंसूबा बनाया था कि किस तरह सलारा को पारस से अलग किया जा सकता है। मैंने जोजो से कह दिया था, बेटी आज शाम से पहले पारस के पास न जाना, वो बहुत मसरूफ है। अगर तुम उससे बातें करोगी तो वो दुश्मनों की तरफ तवज्जो नहीं दे सकेगा। तुम उसकी सलामती चाहती हो, इसलिए मेरी बात पर अमल करो। उस बेचारी ने पारस की सलामती की खातिर शाम तक इंतजार किया था। फिर उसके पास पहुंची तो वो पानी में तैरता हुआ एक झाड़ी में जाकर छुप गया था। उसने जोजो से कहा था कि वो खतरे में है, पापा को इसकी इत्तला दी जाए। जब मैंने उसे खतरे में देखा तो जोजो को समझाया, बेटी 1 घंटे तक और सब्र करो, अभी पारस के पास ना आना, दुश्मन उसे चारों तरफ से घेर रहे हैं। वो बेचारी फिर चली गई थी। अब जो उसने आकर देखा तो पारस गहरी गफलत में था, अपनी जोजो की आवाज़ नहीं सुन रहा था। मैंने कहा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एक सांप के जहर ने इस पर असर किया था, वो असर ख़त्म हो रहा है। वो कहने लगी, जब असर ख़त्म हो रहा है तो फिर मेरी आवाज़ क्यों नहीं सुनता, मुझसे बात क्यों नहीं करता। देखिए पापा, अब मुझसे ये ना कहिए कि मैं उसके दिमाग से चली जाऊं। मैं नहीं जाऊंगी, जब तक ये मुझसे बात नहीं करेगा मैं यहीं रहूंगी। ठीक है, तुम यहीं रहो, लेकिन वादा करो बहुत होशियारी से उसकी एक एक दिमागी कैफियत को समझती रहोगी। मसलन अभी उसके आसपास कुछ लोग ज़रूर होंगे, अगर उनकी बातें करने की आवाज़ पारस के दिमाग से सुनाई दे तो फ़ौरन मुझे इत्तला देना। मैं बेटे के दिमाग से वापस आना चाहता था। रसवंती की आवाज़ सुनाई थी। वो कह रही थी, फरहाद मेरे बेटे के साथ इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे इत्तला तक नहीं दी, क्या ये मेरा बेटा नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ। जब से एक लड़की के जहर ने इस पर असर किया है मैं इधर से उधर भागता फिर रहा हूँ, ज़रूरी इंतज़ामात कर रहा हूँ, और इन इंतज़ामात से तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। क्यों नहीं है? इससे पहले तुम्हें बारहा आजमा चुका हूँ। किसी काम के मामले में तुम्हें बुलाया जाता है तो तुम ज़रूर काम करती हो, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में फिर पारस दोम के पास पहुँच जाती हो। अगर वो बाबा साहब के इदारे में बेहतरीन तालीम और तरबियत हासिल ना करता तो तुम उसे लाडो प्यार में एक बुज़दिल और कमज़ोर लड़का बना देती। वो फ़ख्र से बोली, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैंने अपने बेटे को बहुत से उलूम सिखाए हैं। वो मेरी निगरानी में ऐसे ऐसे हुनर सीख रहा है कि अब कोई उसका सानी नहीं हो सकता। यही तो सोचने की बात है। तुम चाहती तो दोनों बेटों को बैक वक्त अपनी निगरानी में तराशा हुआ हीरा बना सकती थीं, लेकिन तुमने एक पर ज़्यादा तवज्जो दी। तुम खामखा इल्ज़ाम देते रहते हो। मुझे पारस अव्वल से भी इतनी ही मोहब्बत है। तुम उसके दिमाग में हो, उसकी हालत से अंदाज़ा कर सकती हो ये किस तरह मौत के मुंह से निकल कर आया है। क्या अब उसे आराम की ज़रूरत नहीं है? बेशक, मैं तो यही मशवरा दूंगी, फ़ौरन मेरे पास भेज दो। क्या तुम दिन रात उसकी तीमारदारी करोगी? कैसी बात करते हो, उसकी माँ हूं। तो फिर पारस दोम को यहाँ भेज दो। वो एकदम से चौंक गई, कहने लगी, इसकी क्या ज़रूरत है? बहुत ज़रूरत है। हम यहाँ जो गेम खेल रहे हैं उसके लिए मेरे किसी एक बेटे का होना ज़रूरी है। क्यों मेरी ममता का इम्तहान ले रहे हो? मैं उसे अफ्रीका के जंगल में नहीं भेजूंगी। जब हमें पारस अव्वल का सुराग मिला कि वो अफ्रीका के जंगल में है और हम सब यहाँ आने लगे तो तुम्हारी ज़बान से इतना नहीं निकला कि पारस को उस जंगल में ना रहने दिया जाए, फ़ौरन इदारे में भेज दिया जाए। अब अपने बेटे की बारी आई है तो तुम अफ्रीका के जंगल से डर रही हो? तुम कुछ भी कहो, मैं उसे नहीं भेजूंगी। वो मेरा भी बेटा है और मैं उसे 4 दीवारी का हीरो नहीं, खुले मैदान का सिपाही देखना चाहता हूँ। मैं उसे तुम्हारी तरह हीरो नहीं बनाना चाहती। तुम जानबूझकर मुसीबतों को दावत देते रहते हो। खुदा ना करे मेरे बेटे पर कभी कोई मुसीबत आएगी तो वो साबित कर देगा कि कितना हौसलामंद, दिलेर और हाजिर दिमाग है। आजकल उसका ज़्यादा वक्त यहाँ की लेबॉर्ट्री में गुजर रहा है। वो बहुत मसरूफ़ रहता है। अपनी मसरूफियात छोड़कर खामखा अफ्रीका के जंगल में मुसीबतों को दावत देने नहीं जाएगा। क्या हम मुसीबतों के डर से उस ट्रांसफार्मर मशीन का ख्याल छोड़ दें और टेलीपैथी के शैतानों को पैदा होने का मौका दें? ये हम बड़ों का मसला है, बच्चों का नहीं।
हमने अपने बच्चों को टेलीपैथी और तनवीमी अमल के जरिए 40 साल का तजुर्बेकार बना दिया है। वो 16 बरस की उम्र में बच्चे नहीं रहे। पारस अव्वल ने पिछले 2 दिन और 2 रातों में तनहा दुश्मनों का मुकाबला करते हुए खतरनाक मराहिल में हाजिर दिमागी का सबूत देते हुए ये साबित कर दिया है कि हमारे बच्चे हर आजमाइशी और ख़तरनाक मराहिल से गुजर सकते हैं, बशर्तिया कि तुम्हें अपने बच्चों पर एतमाद हो। तुम बातें बनाकर मुझे कायल नहीं कर सकोगे। मैं सिर्फ मोहब्बत से समझा रहा हूँ, वरना कायल करना ज़रूरी नहीं है। मेरे पास भी एक बाप के हुकूक हैं। मैं उसे इदारे से निकाल कर ले जा सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें सोचने के लिए 2 घंटे की मोहलत देता हूँ। चाहो तो इस सिलसिले में सोनिया से बात कर सकती हो। हम पारस के दिमाग से निकल कर बात कर रहे थे ताकि उसके कमज़ोर दिमाग पर बोझ ना पड़े। रसवंती ने रोने के अंदाज में कहा, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? क्या एक माँ से ज़बरदस्ती उसका बेटा छीन कर ले जाओगे? अगर तुम बाप को दुश्मन समझ रही हो तो ऐसा ही समझो। मैं तुम्हें दुश्मन नहीं समझती, तुम्हारे मंसूबे को गलत कहती हूँ। अपने किसी भी बेटे को उस जंगल में रखना दानिशमंदी नहीं है। सारी दानिशमंदी तुम्हारे हिस्से में आई है। सोनिया, पोमी और आमना, हम सब जंगलों में भटकते आए हैं। हम सब ही अहमक हैं। मैं जो कहना चाहता था कह चुका हूँ। 2 घंटे बाद एक दिलेर माँ का फैसला सुनने आऊँगा। मैं पारस अव्वल के पास आया। वो अभी तक गाफिल पड़ा हुआ था। उसकी तवील गफलत हमें तशवीश में मुब्तला कर रही थी। मैंने सोनिया से राब्ता कायम किया। उसने बताया वो अपने हेलीकॉप्टर में तकरीबन 50 मुसल्लह अफराद के साथ उस जगह पहुंच गई है जहां वो कबीला आबाद है। अगरचे उसने कबीले से तकरीबन 2 मील दूर हेलीकॉप्टर उतारा, लेकिन कबीले के साथ रहने वाली मास्कमैन की पार्टी ने हेलीकॉप्टर को देख लिया है। ये बात मुझे आर्मर से मालूम हुई है। वो 3 आदमियों के दिमाग में बारी बारी जा रहा था और उस बस्ती के मुताल्लिक पूरी मालूमात हासिल कर रहा था। वो एक ऐसे नेगरों के दिमाग में पहुंच गया था जो मास्कमैन पार्टी का गाइड बना हुआ था। उसके जरिए सबसे अहम बात यह मालूम हुई कि उस जहरीली लड़की का ताल्लुक उसी कबीले से है, लेकिन वो उस कबीले से दूर सामने वाली पहाड़ी के दामन में रहती है। लड़की का नाम मारिया था। जहरीलेपन के बाइस उसे शी कोबरा यानी नागन कहा जाता था। पहाड़ी के दामन में रहने वाले तमाम हबशी सपेरे उसकी पूजा करते थे। अब से 20 बरस पहले एक अंग्रेज अपने कुछ साथियों के साथ जंगलों में भटकता हुआ उस कबीले में आ पहुंचा था जहां अभी सलारा और गुलाम बाकी कैदी बनाकर ले गए थे। वो अंग्रेज अफ्रीकी कबीलों के रस्म व रिवाज के मुताल्लिक दस्तावेजी मुतहर्रिक फिल्म तैयार कर रहा था। उसे पता चला इस कबीले का सरदार उन सपेरों से खौफ खाता है जो पहाड़ी के दामन में आबाद हैं, क्योंकि उनके पास सैकड़ों सांप हैं और एक ऐसी लेडी विच डॉक्टर यानी जादूगरनी है जो अपने सपेरों को आने वाले खतरे से आगाह करती है और जादू टोने के जरिए जिसे चाहती है नुकसान पहुंचाती है। वो सियाफाम लेडी विच डॉक्टर देखने में चुड़ैल लगती थी। उसने सपेरों के सामने पेशगोई की थी कि हमारे मौजूदा सांपों की मलका 2 बरस के अंदर मर जाएगी। उसके बाद तुम्हें पूजा करने के लिए एक नई मलिका की ज़रूरत होगी। लिहाजा सामने वाले कबीले के सरदार से कह दो उनके यहाँ एक अंग्रेज मेहमान आएगा। सरदार अपनी बेटी की शादी उससे करेगा। फिर उससे जो औलाद होगी उसका रंग गोरा होगा। हमारे दस्तूर के मुताबिक सांपों की मलका सियाफाम नहीं होती, हमसे मुख्तलिफ गोरे रंग की होती है। लिहाजा उस अंग्रेज से जो पहली औलाद होगी वो हमारे हवाले कर दी जाएगी। हम उसकी ऐसी परवरिश करेंगे कि वो जवान होते ही शी कोबरा बन जाएगी। फिर तुम सब उसकी पूजा करोगे और आसमानी आफात से महफूज रहोगे। उस अंग्रेज का नाम सर थॉमस जॉनसन था। वो बेचारा दस्तावेजी फिल्म की शूटिंग के लिए आया था, मगर वहां फंस गया। सरदार ने उससे कहा, अगर मेरी बेटी से शादी नहीं करोगे तो यहां से जिंदा वापस नहीं जाओगे। मुख्तसर ये कि जॉनसन को सरदार की सियाफाम बेटी से शादी करना पड़ी। शादी के बाद जब मां बनने के आसार पैदा हुए तो सरदार ने कहा, तुम गोरी चमड़ी वाले यहां से भाग जाओ, अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं रही। सर जॉनसन ने कहा, लेकिन मेरी बीवी मां बनने वाली है, यहां मेरी औलाद होगी, मैं इसे छोड़कर कैसे जा सकता हूं? वो मेरी बेटी की भी औलाद है, लिहाजा यहीं रहेगी, यहीं पलेगी बढ़ेगी। अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो चले जाओ। सर जॉनसन ने सोचा, खैरियत इसी में है कि अभी तो चुपचाप वापस चला जाए, फिर सरकारी तौर पर मकामी जिम्मेदार अफसरान और सिपाहियों के साथ आए और अपनी बीवी और बच्चे को ले जाए। लिहाजा वो चुपचाप वहां से चला आया। उसे ये नहीं बताया गया था कि उसकी औलाद गोरी चमड़ी वाली होगी तो उसे सपेरों की बस्ती में लेडी विच डॉक्टर के हवाले कर दिया जाएगा। उसने शहर पहुंचकर मकामी हुक्काम से राब्ता कायम किया, अपनी बीवी और होने वाले बच्चे का मुतालबा किया। उसे जवाब मिला,
वहाँ की सरकार जंगलों में आबाद रहने वाले जंगली कबीलों के रस्म व रिवाज और उनकी तर्ज ज़िंदगी पर न एतराज़ करती है न मुदाखलत। उनके दस्तूर के मुताबिक सरदार के ख़ानदान में होने वाली औलाद सरदार के पास ही रहती है, खा उस औलाद का बाप मकामी हो या गैर मकामी। वो मायूस होकर लंदन पहुंचा। उन दिनों शुमाली मगरबी अफ्रीका के बहुत से हिस्से बरतानवी हुकूमत के ज़ेर असर थे। सर जॉनसन ने बरतानवी असर व रसूख से काम लिया, फिर मुसल्लह सिपाहियों के साथ उस कबीले में पहुंचा। इस भाग दौड़ में 1 बरस गुजर चुका था। जब वहां पहुंचा तो पता चला उसकी बीवी ने एक बेटी को जन्म दिया था जो पैदा होते ही मर गई। उसकी सियाफाम बीवी सदमे से पागल हो गई थी। वो नीम पागल बीवी का इलाज कराने के लिए उसे लंदन ले गया। उसके बाद फिर वापस नहीं आया। वो बेचारा आकर करता भी क्या, उसकी दानिश में उसकी बेटी मर चुकी थी। जब उसकी सियाफाम बीवी माँ बनने वाली थी तो उसने खुश होकर कहा था, हमारा बेटा होगा तो उसका नाम एडवर्ड थॉमस रखेंगे और बेटी हुई तो उसका नाम मारिया थॉमस होगा। थॉमस जॉनसन मजबूर होकर चला आया था, लेकिन मारिया को जन्म देने वाली माँ समझ रही थी कि उसके साथ ये क्या हो रहा है, मगर वो अपने कबीले की सलामती के लिए चुप थी। और सलामती इसी में थी कि पहली औलाद सपेरों के बस्ती में उस लेडी विच डॉक्टर के हवाले कर दी जाए। अगर ऐसा ना किया गया तो सैकड़ों सांप उनके कबीले में न जाने कहाँ कहाँ से पहुँचेंगे और सबको डस लेंगे, या फिर वो जादूगरनी अपने काले जादू से ऐसी आंधी लाएगी कि पूरा कबीला अपनी जगह से उखड़ जाएगा। मुंहजोर आंधी में सूखे पत्तों की तरह उड़ता हुआ पहाड़ों और चट्टानों से टकराकर रेजा रेजा हो जाएगा। मारिया की माँ कशमकश में थी। कभी सोचती थी मोहब्बत करने वाले खाविंद को हकीकत बता दे, कभी सोचती थी हकीकत मालूम होगी तो वो अपनी जान दे देगा, मगर औलाद को सपेरों के हवाले नहीं करेगा। इस तरह मोहब्बत करने वाला शौहर भी मारा जाएगा और बस्ती वाले भी जिंदा नहीं बचेंगे। जब उसने एक बच्चे को जन्म दिया और पता चला कि एक बहुत ही गोरे रंग की खूबसूरत सी बेटी पैदा हुई है तो वो सदमे से चूर चूर हो गई। चीख चीख कर कहने लगी, मेरी बेटी को सपेरों के हवाले न किया जाए, मैं ऐसे यहाँ से लेकर दूर चली जाऊंगी। लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। बेटी लेडी विच डॉक्टर के हवाले कर दी गई। ऐसे ही वक्त मारिया की माँ ज़हनी तवाज़ुन कायम न रख सकी, होश व हवास से बेगाना हो गई। बाद में जॉनसन उसे इलाज के लिए लंदन ले गया। अब इस बात का कोई सबूत नहीं था कि मारिया जॉनसन की बेटी है। उस नीम पागल औरत का 10 बरस तक इलाज होता रहा। तब वो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होने लगी। नॉर्मल होने के बाद उसने सोचा उसकी बेटी पैदाइश के वक्त जिंदा थी और अब भी जिंदा होगी। ये बात उसने अपने शौहर को बताई। उसने बेयकीनी से पूछा, क्या तुम सच कह रही हो? तुम पूरे होश हवास में हो? मैं एक माँ हूँ, अपनी औलाद के बारे में कभी झूठ नहीं बोलूँगी, गलत बयानी से काम नहीं लूँगी। मैंने ये बात आपसे छुपाई थी क्योंकि मैं बहुत मजबूर थी। अगर आपको हकीकत मालूम होती और आप अपनी औलाद को लेने की जिद करते तो वहीं मारे जाते। मैंने अपने कबीले को और आपको बचाने की खातिर एक बेटी की कुर्बानी दी है, लेकिन ये कुर्बानी अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। मैं इतने बरस तक पागल रही, मुझे कुछ पता ही ना चला कि मैं जिंदा थी, और अब होश व हवास की जिंदगी मिली है तो बेटी की याद मुझे तड़पा रही है। पता नहीं वो कैसी होगी और किस हाल में होगी। सर जॉनसन ने एक बार फिर सरकारी सतह पर जिम्मेदार हुक्काम को बताया, पहाड़ी के दामन में सपेरों का जो कबीला आबाद था उसकी शी कोबरा मेरी बेटी है। मैं उसे अपनी पनाह में लेना चाहता हूँ। सर जॉनसन से पूछा गया, इस बात का क्या सबूत है कि वहाँ जो शी कोबरा है वो तुम्हारी बेटी है? उसने कहा, मैं जबरन किसी की बेटी को क्यों अपनाऊंगा, वो मेरी है, उसे मेरे पास रहना चाहिए। उसे समझाया गया, सर थॉमस, तुम जानते हो अफ्रीकी मुल्कों से अब बरतानवी असर ख़त्म होता जा रहा है। हम ठोस सबूत के बगैर कानूनन उस लड़की का मुतालबा नहीं कर सकेंगे। मारिया की माँ ने कहा, एक ही सबूत है। मेरे शौहर ने औलाद की पैदाइश से पहले कहा था, अगर बेटा होगा तो उसका नाम एडवर्ड थॉमस रखा जाएगा और बेटी होगी तो उसे मारिया थॉमस कहेंगे। मैं अपनी बेटी को सपेरों के हवाले करने पर राज़ी नहीं थी। बहुत मजबूर होकर ऐसा किया, लेकिन अपने सरदार बाप को इस बात पर राज़ी कर लिया था कि मेरी बेटी का नाम मारिया रखा जाएगा और सब उसे इसी नाम से पुकारेंगे। उससे पूछा गया, क्या ज़रूरी है कि उसका नाम मारिया रखा गया हो? यूं भी उर्फ़े आम में वो शी कोबरा कहलाती है। मारिया की माँ ने कहा, हम कबीले वाले अच्छी तरह जानते हैं, हमारा सरदार जिस बात का वादा कर लेता है उसे ज़रूर पूरा करता है। उसने लेडी विच डॉक्टर से भी यही शर्त मनवाई थी। मैं यकीन से कहती हूँ हमारी बेटी का नाम आज भी मारिया होगा। बरतानवी सरकार ने अफ्रीकी सरकार से इस सिलसिले में राब्ता कायम किया,
लेकिन कोई इस नाम को ठोस सबूत के तौर पर तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं था। मारिया किसी भी लड़की का नाम हो सकता था और सियाफाम सपेरों की बस्ती में गोरे रंग की लड़की किसी भी अंग्रेज की औलाद हो सकती थी। सर थॉमस जॉनसन ने हर तरफ से मायूस होकर फरंगी सियासत से काम लेना शुरू किया। उसने फैसला कर लिया कि बेटी सीधी तरह हाथ नहीं आ रही है तो उसे अगवा कराया जाए और जब तक कामयाबी ना हो बेटी को वहीं किसी न किसी तरह मुहज़्ज़िब बनाने की कोशिश की जाए। इस काम के लिए उसने वहाँ के हबशियों की खिदमत हासिल की, उन्हें बड़ी बड़ी रकमें दीं। ऐसे 2 नीगरू जो अंग्रेज़ी भी जानते थे सांपों के ताजिर बनकर सपेरों की बस्ती में पहुंच गए, फिर वहीं रिहाइश इख्तियार कर ली। वो दोनों ताजिर सपेरों से महंगे दामों सांप खरीदते और उन्हें बैरूनी मुल्क में ज़रूरतमंदों के हाथ फरोख्त कर देते थे। सपेरों को बड़ी बड़ी रकमें मिलती थीं, खाने पीने का सामान और पहनने के लिए उम्दा कपड़े मिलते थे, इसलिए वो बहुत खुश थे। इधर ये दोनों मारिया को भी मुतासिर करते रहते थे और उसे अंग्रेज़ी ज़बान सिखाने के अलावा शहरी ज़िंदगी और इंसानी तहजीब के मुताल्लिक बहुत कुछ बताते रहते थे। मारिया बचपन ही से लेडी विच डॉक्टर को अपनी माँ समझती थी, उसकी हर बात मानती थी। उसने बचपन से ये देखा था कि जो उसकी माँ कहती है वही होता है। सब लोग उसकी इज्जत करते हैं, उससे खौफ खाते हैं और उसके हर हुक्म पर सर झुका देते हैं। वो जब भी कोई ख़तरनाक काला अमल करती तो किसी जानवर या इंसान की गर्दन ज़रूर कटवाती थी। तरह तरह के मंत्र पढ़कर उन हलाक होने वाले इंसानों या जानवरों के खून के छींटे चारों तरफ फेंकती थी। वो चेहरे से ही चुड़ैल दिखाई देती थी। उसे देखकर सब सहम जाते थे। आज तक उसने जितने इंसानों और जानवरों की गर्दनें कटवाई थीं, उन सबको एक पर एक रख कर उनकी 4 दीवारी बनाई थी। उस 4 दीवारी में फूंस की छत डालकर रहा करती थी। उसके गले में नन्हे मुन्ने मुर्दा बच्चों की खोपड़ियों की माला होती थी, जिसे देखकर साफ पता चलता था कि वो कितनी सफ़ाक, संगदिल और बेरहम है। वो अपने जादू के जरिए अक्सर सही पेशगोई करती थी। उसने कहा था, सामने वाले कबीले में एक अंग्रेज़ आएगा जिससे एक बेटी पैदा होगी और वो बेटी हमारे यहाँ शी कोबरा बनकर रहेगी तो हमें खुशहाली नसीब होगी। जब मारिया 10 बरस की हुई तो वो उसे समझाने लगी, देखो बेटी, तुम्हें यहाँ से भगा कर ले जाने वाले कितने ही लोग आएंगे। अगर तुम उनकी दुश्मन बन जाओगी तो कोई कामयाब नहीं होगा। वो 2 नीगरू ताजिर बनकर आए थे, उसे अंग्रेज़ी ज़बान सिखाते थे, उसके लिए तरह तरह के लिबास लाए थे, उसे लिबास पहनना भी सिखाया था। एक दिन उनमें से एक ने कहा, ये जादूगरनी तुम्हारी माँ नहीं है, तुम्हारे माँ बाप यहाँ से दूर लंदन शहर में तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, क्या तुम वहाँ चलना पसंद नहीं करोगी? उसने साफ इनकार कर दिया। कहने लगी, मेरी माँ मेरे साथ रहती है, मैं किसी और को ना तो जानती हूँ और ना जानना चाहती हूँ। मारिया के इनकार ने उनके लिए ख़तरे की घंटी बजा दी। वो समझ गए अगर उसने लेडी विच डॉक्टर से शिकायत करती तो वो बेरहम औरत अपने जादू से अपने सपेरों के ज़रिए उन्हें ख़त्म कर डालेगी। लिहाजा एक ने जबरन मारिया पर काबू पाया, उसके मुंह और हाथों को बांधा। रात का वक्त था। एक ने उसे कांधे पर लाद लिया, दूसरे ने अपनी स्टेन गन संभाली। फिर वो बस्ती के अंदर से गुजरते हुए चले गए। कितने ही सपेरों ने उन्हें देखा, अपने नेज़े और तीर कमान निकाले। मारिया के साथ रहने वाली औरतें भी तीर कमान लेकर आ गई थीं, लेकिन स्टेन गन के एक बस्ट ने उन सबको पीछे जाने या छुपने पर मजबूर कर दिया। लेडी विच डॉक्टर एक बड़े से पत्थर पर आकर खड़ी हो गई, फिर दोनों हाथ उठाकर बोली, मेरे मानने वालों, मुझ पर यकीन रखने वालों, उनका पीछा ना करो, वो बेमौत मरेंगे और तुम्हारी शी कोबरा फिर तुम्हारे पास वापस आएगी। उन दोनों नीगरों को ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं थी। पहाड़ी के पीछे उनके लिए पहले से एक गाड़ी तैयार थी। वहाँ तक पहुँचने के लिए गार से गुजरना पड़ता था। उस गार के अंदर से कई सुरंगनुमा रास्ते दाएं बाएं जाते थे, जो उस पहाड़ी के अंदर दूर ही दूर न जाने कहाँ ले जाते थे। उन्हें तो सीधा उस गार के आखिरी सिरे तक पहुँचना था। उधर लेडी विच डॉक्टर बड़े से पत्थर पर खड़ी हुई आसमान की तरफ हाथ उठाकर मंत्र पढ़ रही थी और चीख चीख कर कुछ कह रही थी। उधर मारिया के मुंह पर बंधा हुआ कपड़ा खुल गया था, या हो सकता है कपड़ा पूरी एहतियात से न बांधा गया हो और ये उसके कांधे पर लदी हुई थी और झटके खा रही थी। इस तरह कपड़ा ढीला पड़ गया होगा। मारिया का मुंह खुल गया था। उसने गुस्से से किचकिचाकर उसकी पुश्त पर काट लिया। उसे अगवा करने वाले की एक चीख बुलंद हुई और वो लड़खड़ाकर वहीं एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरने लगा। वो जानते थे मारिया को जहरीली बना दिया गया है, लिहाजा उन्होंने अपने बचाव के लिए एक जहर मोहरा साथ रखा था। स्टेन गन वाला साथी उसकी मदद के लिए लपका। वो जहर मोहरे से काम लेना चाहता था। मारिया अचानक उससे भी लिपट गई। वो उसे हलाक नहीं कर सकता था, क्योंकि जिंदा सलामत सर थॉमस जॉनसन तक पहुंचाने का मुआवजा ले चुका था।
उसने मारिया को अपने से अलग करने की कोशिश की। इतनी देर में उसने उसे भी टस लिया। जब वो तन्हा गार से निकलकर वापस आई तो बस्ती के तमाम सपेरे खुशी से उछल उछल कर नाचने लगे। उसकी सहेलियों ने आकर उसे घेर लिया। सब के सब लेडी विच डॉक्टर के आगे झुक रहे थे और अपनी अकीदत का इजहार कर रहे थे। वो चुड़ैल ऊंचे पत्थर पर खड़ी दोनों हाथ उठाकर कह रही थी, अब होशियार हो जाओ। आइंदा किसी भी अजनबी को अपनी बस्ती में रहने की इजाज़त न देना। कोई भी आए तो उसे मार मार कर भगा देना। मारिया 15 बरस की हो गई थी। एक दिन उसकी चुड़ैल माँ ने कहा, शायद मुझ पर बुरा वक्त आ रहा है, तू अगर चाहे तो मुझे बचा सकती है। उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकती हूँ। बोलो, मुझे क्या करना चाहिए? मेरा काला इल्म बताता है कि यहाँ एक नौजवान आएगा। मैं उसके सामने मजबूर हो जाऊंगी। मेरी समझ में नहीं आता मैं किस तरह मजबूर हो जाऊंगी। मैंने आज तक बड़े बड़े जादूगरों को शिकस्त दी है, भला एक नौजवान मुझे कैसे बेबस कर सकेगा? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मारिया ने कहा, जब भी वो आएगा मैं उसे देखते ही डस लूंगी। मेरी सहेलियां उसे तीर से छलनी कर देंगी। बेटी, मैं यही चाहती हूँ, कोई भी आए उससे कभी मुतासिर ना होना, उसे देखते ही डस लेना। अगर तूने ऐसा किया तो मेरा बुरा वक्त टल जाएगा। उस रोज से मारिया मोहतात रहने लगी। हर आने वाले दिन किसी का इंतजार करने लगी। जिसे देखा ना हो और उसका इंतजार भी हो तो उसके मुताल्लिक तरह तरह के ख्यालात पैदा होते हैं। वो आने वाला उस सोचने वाली के दिमाग में गैर शऊरी तौर पर नक्श होता रहा। उसकी चुड़ैल माँ ने अपने इल्म के जरिए बहुत कोशिश की कि आने वाले के मुताल्लिक कुछ मालूम हो सके। वो किस दिन आ सकता है, वो कौन होगा और कैसा होगा। उस चुड़ैल की 50 साला जिंदगी में बारहा ऐसा हो चुका था कि बहुत सी बातों का सही पता नहीं चलता था और वो आने वाले वक्त का इंतजार करती रहती थी। हम मुसलमान हैं। हमारा ये ईमान है कि खैर के मुकाबले में शर और इंसान की नेकी के मुकाबले में शैतानी अमल ज़रूर होता है। हम अज़ल से शैतान का मुकाबला करते आए हैं। जहाँ नाकाम होते हैं वहाँ शिकस्त खाते हैं। कभी कुदरती हालात हमारे मवाफ़िक भी हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ पारस अव्वल के साथ हुआ। जब वो सलारा और ग़ुलाम बाकी के साथ जंगल के उस हिस्से में दाखिल हुआ तो वो चुड़ैल बुरी तरह बीमार पड़ी हुई थी। खोपड़ियों की 4 दीवारी से बाहर नहीं आ सकती थी। इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि उठकर पानी भी नहीं पी सकती थी। कोई मंत्र पढ़ने के काबिल नहीं रही थी। कुछ पढ़ना चाहती तो थोड़ी देर में सांस फूलने लगती थी और वो हाँफते हाँफते परेशान होकर सोचती थी, क्या बुरा वक्त आ गया है। मारिया अपनी सहेलियों के साथ दरिया में नहाने गई थी। वहाँ उसने पारस को देखा। वो सिर्फ एक नेकर पहने हुए था। उसका गोरा बदन धूप की शिद्दत से सुर्ख हो रहा था और वो दौड़ता हुआ एक दरख्त के पास जा रहा था। वो सब झाड़ियों में छुपी हुई थी। मारिया उसे बेख्तियार देखती ही जा रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्यों देख रही है, वो जवान क्यों अच्छा लग रहा है। फिर उसने अपनी एक सहेली से कहा, तीर चलाओ मगर इसे जख्मी ना करना। उसकी सहेली ने कमान संभाली, तीर को चढ़ाया और फिर खींचकर छोड़ दिया। तीर सनसनाता हुआ पारस के करीब से गुजरता हुआ दरख्त के तने में बेवस्त हो गया। वो फौरन ही उछलकर दूर जमीन पर जा गिरा। उसने एहतियातन ऐसा किया था कि दूसरा कोई तीर उसे न लगे और उसके ऊपर से गुजर जाए। मारिया ने समझा कि वो घबरा कर गिर पड़ा है। उसे बेख्तियार हंसी आ गई। हंसती हुई झाड़ियों के पीछे से निकली। वो अपनी हंसी के दौरान उस नौजवान को देखती जा रही थी। पारस के नंगे बदन पर चूंटे रेंग रहे थे। वो उन्हें हाथों से झटक कर दूर फेंक रहा था। मारिया ने करीब आकर एक चूंटे को अपनी चुटकी में लिया, फिर उसे अपने मुंह के लुआब में डुबो दिया। चूंटा देखते ही देखते मर गया। पारस ने एक कदम पीछे हटकर पूछा, क्या तुम जहरीली हो? इस सवाल ने मारिया को भी चौंका दिया। उसे अपनी चुड़ैल माँ की बात याद आई, कोई भी तुम्हारे पास आए तो उसे जिंदा ना छोड़ना, फौरन डस लेना। मुख्तसर ये कि उसने पारस के हाथ को चूमने के बहाने से उसे काट लिया। जब वो चीख मारकर जमीन पर गिरा और एड़ियां रगड़ने लगा तब जाने उस नौउम्र लड़की के दिल में कैसी खलबली पैदा हो गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। यूं महसूस हो रहा था जैसे उस जवान के साथ वो खुद अजियतों में मुब्तला हो रही हो। उसने चंद लम्हों तक उसे तड़पते हुए देखा, फिर बर्दाश्त ना हो सका। वो फौरन ही उसके हाथ पर झुक गई। जहां काटा था वहां होंठ रख दिए और फिर जहर को चूसने लगी। वो जिस रद्द अमल का मुजाहरा कर रही थी वो जज्बाती भी था और मंतकी भी। जज्बाती इसलिए कि वो गैर शऊरी तौर पर पारस से मुतासिर हो गई थी। अगर पहली नज़र में मोहब्बत हो जाती है तो उसे भी हो गई थी। इस रद्द अमल का मंतकी पहलू ये था कि सांप कभी खुद आकर किसी को नहीं काटता। अक्सर यही देखने में आया है, जब उसे परेशान किया जाता है या उसके सामने बीन बजाकर छेड़ा जाता है तभी वो डसता है।
वो दो नीग्रो मारिया की मर्जी के खिलाफ उसे अगवा करके ले जा रहे थे, उसे परेशान कर रहे थे। उसने दोनों को डस लिया था, जबकि पारस ने उसकी दोस्ती के जवाब में कहा था, आई फ्रेंड, यू फ्रेंड, मैं दोस्त, तुम दोस्त। जब वो दोस्त था तो फिर उसने क्यों डस लिया? सिर्फ इसलिए कि उसकी चुड़ैल माँ ने हुक्म दिया था? बहरहाल उसने हुक्म की तामील की थी। जहरीली होने का मतलब ये नहीं था कि वो इंसान की बच्ची नहीं थी, यकीनन थी। इसीलिए उसमें एहसास भी था, निदामत भी थी, मोहब्बत भी थी और पछतावा भी था। लिहाजा उसने जो किया उसकी तलाफी कर दी। जब उसे यकीन हो गया कि उसके जहर से तड़पने वाला खतरे से बाहर है तो उसने अपनी सहेलियों से कहा, इसे फौरन हमारी खास जगह ले चलो। उसने सहेलियों के साथ गार के एक हिस्से में ऐसी जगह का इंतखाब किया जहां वो सब मिलकर हंसती बोलती और तरह तरह के खेल खेलती थीं। अगर खेल ही खेल में कभी उसकी किसी सहेली को उसका दांत लग जाता या किसी तरह उसकी ज़ात से नुकसान पहुंचता तो वो फौरन उस जहर का तोड़ करती थी। पहले अपना जहर चूस लेती थी, फिर जड़ी बूटियों के जरिए रगों में दौड़ने वाले जहर के असर को रफ्ता रफ्ता ख़त्म कर देती थी। उसे सिर्फ जहरीली नहीं बनाया गया था, बल्कि जहर का तोड़ भी सिखाया गया था। मुख्तलिफ जड़ी बूटियों का इस्तेमाल भी बताया गया था। उसकी सहेलियों ने बांस काट कर एक स्ट्रेचर बनाया, उस पर पारस को उल्टा लिटाया, फिर उस स्ट्रेचर को कांधे पर रखकर उसी गार के मखसूस हिस्से में चली आईं। वहां सबने मिलकर जड़ी बूटियों का अर्क तैयार किया। फिर पारस का मुंह खोलकर वो अर्क उसके हलक में डाला। जब उस दवा का खातिर खा असर होने लगा और वो गहरी नींद में डूब गया तो उसने सहेलियों से कहा, मैं अपनी माँ से मिलकर आती हूँ, तब तक इसका ख्याल रखना। उसने जाते जाते खाबीदा पारस पर एक नज़र डाली, फिर सर झुकाकर सोचती हुई गार के उस हिस्से से गुजरने लगी। उसे महसूस हो रहा था जैसे कदम माँ की तरफ जा रहे हों और दिल इस नौजवान की तरफ भाग रहा हो। वो बहुत परेशान थी, समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो इतना अच्छा क्यों लग रहा है। वो चुपचाप सर झुकाए बस्ती के दरमियान से गुजरती रही। उसके पास से गुजरने वाली औरतें, बच्चे, बूढ़े और जवान सर झुकाते हुए गुजर रहे थे। वो चुड़ैल माँ की झोपड़ी के सामने आकर रुक गई। उस झोपड़ी का दरवाज़ा नहीं था, दरवाजे की ज़रूरत भी नहीं थी। कोई वहाँ कदम रखने की जुर्रत नहीं कर सकता था। सिर्फ मारिया अंदर जाती थी। आज वो चौखट पर बैठ गई। चुड़ैल माँ सरकंडे की चटाई पर पड़ी हुई थी। ऐसी गहरी गहरी सांसें ले रही थी जैसे सांस लेना दुश्वार हो रहा हो। उसने सर घुमाकर चौखट की तरफ देखा, फिर कहा, अंदर आ जाओ। वो इनकार में सर हिलाकर बोली, नहीं आऊंगी। क्या बात है? वो हिचकिचाते हुए बोली, जिसकी तूने बात की थी वो आ गया है। क्या तू ये कहना चाहती है कि कोई अजनबी आया है? उसने हाँ के अंदाज में सर हिलाया। चुड़ैल माँ ने तड़प कर उसकी तरफ करवट ली, फिर लरसते हुए बोली, तूने उसे डस लिया है ना? उसने फिर हाँ के अंदाज में सर हिलाया। माँ बोली, वो मर गया है ना? मारिया चुप रही। चुड़ैल ने दांत पर दांत जमा लिए। उसमें इतनी सकत नहीं थी कि दांत पीसकर गुस्से का इजहार करती। फिर लरसती हुई बोली, नहीं, वो जिंदा है। मैं समझ गई। अगर वो मर चुका होता तो मैं इस हालत में ना होती। अब मेरी समझ में आया है मैं किस तरह बेबस हो गई हूं। उसके आते ही बीमारी ने मुझे किसी काम का नहीं छोड़ा है। मैं मंत्र भी नहीं पढ़ सकती। पढ़ना चाहती हूं तो कमजोरी के सबब गिर जाती हूं या जबान लड़खड़ाने लगती है। जा यहां से अभी जा और उसे खत्म कर दे। मारिया ने तवक्को के खिलाफ एक सवाल किया, क्या तू मेरी सगी माँ है? वो गुस्से से कांपते हुए बोली, क्या बकती है? तेरे दिमाग में ये सवाल कैसे पैदा हुआ? मैं बड़ी हो गई हूं, बहुत सी बातों को समझने लगी हूं, इस बस्ती के दस्तूर को भी जानती हूं। यहां वही शी कोबरा बन सकती है या कोबरा नाग बन सकता है जो तुम लोगों से मुख्तलिफ हो। गोरी चमड़ी वाला हो और किसी अंग्रेज की औलाद हो, तुम उसे जहरीला बना देती हो, जैसे कि मुझे बना दिया है। क्या कोई माँ अपनी औलाद को जहर पिलाती है? अगर नहीं पिलाती तो तुमने कैसे पिलाया? और जब तुमने पिलाया है तो फिर तुम मेरी सगी माँ नहीं हो। क्या तू मुझसे इंतकाम लेने आई है? नहीं, ये याद दिलाने आई हूं कि आम हालात में सांप बेज़रर होता है, खामखा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। मैं भी उस नौजवान को खामखा मारना नहीं चाहती। वो जिंदा रहेगा तो मैं मर जाऊंगी। मैं उसे समझाऊंगी, अच्छा हो जाएगा तो यहां से कहीं दूर चला जाएगा, तुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो गुस्से से बोली, मैं अपने काले इल्म के जरिए जो खतरा महसूस करती हूं बता देती हूं। अगर तेरी समझ में नहीं आ रहा है तो यहां से चली जा। क्या तू मुझे मजबूर और बेबस समझती है? मुझे जरा उठकर बैठने दे, जरा तवानाई मिलने दे, फिर देख मैं तुझे भी उस जवान के साथ काले इल्म से गारत कर दूंगी। जा यहां से दूर हो जा।
मेरी नजरों से दूर चली जा। वो चुपचाप चौखट पर बैठी रही। उसे अपनी माँ से बहुत डर लगता था। पूरी बस्ती डरती थी। आसपास के कबीले वाले उससे खौफ खाते थे, उसका हर मुतालबा पूरा करते थे, और जो ऐसा नहीं करता था वो खून थूक थूक कर मर जाता था, या किसी बीमारी में मुब्तला होकर, या किसी सांप के जहर से एड़ियां रगड़ रगड़ कर खत्म हो जाता था। मारिया भी डरती थी, पर जाने क्या बात थी, आज डर नहीं लग रहा था। उसे यूं लग रहा था कि अगर उस नौजवान को मारेगी तो खुद मर जाएगी, और अगर उसे जिंदा रखेगी तो उसे अंदर से ऐसी खुशी हासिल होगी जिसके मुताल्लिक न वो पहले जानती थी न कभी सोचती थी। आज भी वो जानबूझकर कुछ नहीं सोच रही थी, बस दिल जिद कर रहा था कि उसे नहीं मारना चाहिए, और वो माँ से जिद कर रही थी कि उसे जिंदा रखेगी। वो सर झुकाकर चौखट से उठ गई, वहां से जाने लगी। चुड़ैल माँ अपनी पूरी कुव्वत सर्फ करके चीखने लगी, अरे कोई है, इधर आओ, मेरी बात सुनो। कबीले के सरदार से कहो उसके यहाँ बहुत से अंग्रेज आते हैं। वो कबीले की किसी लड़की से किसी अंग्रेज की शादी कराएगी, फिर उससे औलाद होगी, और वो औलाद कोबरा मैन या शी कोबरा बनने के लिए मेरे पास आएगी। मैं मारिया को ख़त्म कर रही हूँ, फना कर रही हूँ। मारिया सर झुकाए बस्ती के अंदर से गुजर रही थी। इंसानी हड्डियों की चार दीवारी के अंदर उस चुड़ैल की आवाज़ उभर रही थी, और बस्ती वाले सुन रहे थे। हैरानी और परेशानी से मारिया को देख रहे थे। वो अच्छी तरह जानते थे, वो जिसे मारना चाहती थी उसे सांपों के जहर से या अपने जादू टोने से ख़त्म कर देती थी, या अपने सपेरों को हुक्म देती थी कि वो उसे तीरों से छलनी कर दें। अब बस्ती वाले यकीनन सोच रहे होंगे, अगर ऐसा मौका आएगा और वो चुड़ैल मारिया को तीरों से छलनी करने का हुक्म देगी तो क्या वो इनकार कर सकेंगे। मारिया जैसे दुनिया वालों से बेनियाज हो चुकी थी, किसी की परवाह नहीं थी कौन उसके साथ है और कौन उसका साथ छोड़ रहा है, या बस्ती वाले उसके मुताल्लिक क्या राय कायम कर रहे हैं। उसे किसी बात की परवाह नहीं थी। वो सर झुकाए चलती हुई गार में आई, फिर पारस के पास पहुंच गई। वो अब तक गहरी नींद में था। उसके आसपास 6 सहेलियां थीं। मारिया ने उन्हें बारी बारी देखा, फिर कहा, मुझे इस जवान को जिंदा रखने की सज़ा मिलने वाली है। मेरी माँ मुझे मार डालेगी। अगर तुम सहेलियों ने मेरा साथ दिया तो वो तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेगी, इसलिए यहां से चली जाओ, मुझे तन्हा छोड़ दो। वो तमाम सहेलियां उसके जहर से डरती थीं, लेकिन जहर से ज्यादा उसकी चुड़ैल माँ से डरती थीं। मारिया की बात सुनकर सब की सब सहम गईं, एक दूसरे का मुंह तकती रहीं। उसने कहा, सभी को अपनी जिंदगी अजीज होती है। तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगी तो दुनिया छोड़कर जाना होगा, लिहाजा चली जाओ, मुझसे कुछ ना कहो। वो सर झुकाकर वहां से जाने लगी। मारिया तन्हा रह गई। इन लम्हात में उसे दुख पहुंच रहा था। क्या मैं इस दुनिया में अकेली हूं? मैं पैदा हुई तो माँ की गोद नहीं मिली, बाप का प्यार नहीं मिला। मेरे नाना सरदार ने अपनी और कबीले वालों की जान बचाने के लिए मुझे विच डॉक्टर के हवाले कर दिया। मैं झूठी इज्जत और शान व शौकत से कितनी खुश थी। सबके सब सर झुकाते थे, मेरी इज्जत करते थे और मुझसे डरते थे। मेरी चुड़ैल माँ कहती थी, इज्जत उसी की जाती है जिससे डर लगता है, लिहाजा दुनिया वालों को अपने जहर से डरा कर रखना चाहिए। लेकिन तमाम कबीलों के जंगली लोग जहर से कम और जादू से ज़्यादा डरते हैं। मुझे क्या हो गया है? मैं क्यों नहीं डरती? ये सोचते हुए उसने पारस को देखा। उसकी निगाहें चेहरे पर जम गईं। वो जैसी बैठी हुई थी वैसी ही बैठी रह गई, एक ज़रा नहीं हिल रही थी। अपनी नज़रों को वहाँ से हटाना नहीं चाहती थी। उस लड़की ने आज तक कोई मुसीबत नहीं झेली थी। दरअसल मुसीबत खुद कभी नहीं आती, एक इंसान दूसरे इंसान के लिए लाता है, और वहाँ जितने लोग थे वो सब उससे डरते थे, लिहाजा कोई उसके लिए मुसीबत नहीं ला सकता था, बल्कि उसकी मुसीबत में काम आने के लिए हमा वक्त तैयार रहता था। आज पहली बार वो एक मुसीबत में पड़ गई थी। वो नहीं समझती थी कि पारस से कोई मोहब्बत है या लगाव है, बस वो इतना समझती थी कि खामखा किसी के जिस्म में अपना जहर नहीं उतारना चाहिए। आज इतने सख्त आजमाइशी मरहले में उसकी सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये थी कि उसे मुसीबत से निकलने का ढंग नहीं आता था। आज तक ना उसने कोई तदबीर सोची थी, ना अब सोच रही थी, बस एक टुक पारस को देखती जा रही थी। सोनिया ने हेलीकॉप्टर की परवाज के दौरान उस बस्ती को अच्छी तरह देख लिया था। फिर उससे दूर पहाड़ी के दामन में रहने वाले सपेरों को भी देख लिया था। उसने बस्ती से 2 मील दूर हेलीकॉप्टर उतारा था। 15 आदमी वहां उतर गए थे। वो फिर परवाज करती हुई उस पहाड़ी के ऊपर पहुंची जिसकी पस्ती में सपेरों की बस्ती थी। आर्मर ने बता दिया था कि वो जहरीली लड़की उसी बस्ती में रहती है, लिहाजा पारस भी वहीं हो सकता है।
सोनिया सीधी उस पहाड़ी पर उतरी थी और अपने आदमियों को दूर दूर तक फैला दिया था। मास्क मैन के आदमी सरदार की बस्ती से सोनिया की इस कार्रवाई को साफ तौर से देख रहे थे। सोनिया भी उनसे छुपना नहीं चाहती थी। वो इस तदबीर पर अमल कर रही थी कि पहाड़ी पर अपने मुसल्ला अफराद के साथ पहुंचेगी तो मास्क मैन का कोई आदमी इधर आने की जुर्रत नहीं करेगा, दूर ही दूर से फायरिंग करेगा। इस तरह पारस सपेरों की बस्ती में कहीं भी होगा, किसी हाल में भी होगा, तो उसे दुश्मनों की फायरिंग से नुकसान नहीं पहुंचेगा। सरदार की बस्ती के दरमियानी हिस्से में एक ऊंचा सा दरख्त था। गुलाम बाकी उस दरख्त के तने के साथ बांध दिया गया था। आर्मर ने पूछा, सलारा कहाँ है? गुलाम बाकी ने कहा, मैं भी बहुत देर से उसे नहीं देख पाया हूं। शायद उसे किसी झोपड़ी के अंदर बांध कर रखा गया है। आर्मर फिर उन लोगों के दिमागों में जाने लगा जहां जगह मिल रही थी। पता चला उस पार्टी का लीडर अपने 4 मुसल्ला अफराद के साथ सलारा को एक जीप में ले गया है। आर्मर ने एक की सोच में पूछा, वो किस वक्त यहां से गया है? उसकी सोच से पता चला जब वो हेलीकॉप्टर पहाड़ी के ऊपर उतरा और उस पार्टी लीडर ने दूरबीन के जरिए सोनिया को देखा तो फौरन ही अपने आदमियों को हुक्म दिया, जीप में जरूरी सामान रखो और सलारा को ले चलो। अगर हम सोनिया से टकराएंगे तो हो सकता है कि जिंदा रह जाएंगे, लेकिन सलारा हाथ से निकल जाएगी। आर्मर ने सोनिया को आकर ये बातें बताईं। उसने फौरन अपने 4 आदमियों से कहा, हेलीकॉप्टर ले जाओ और परवाज करते हुए देखो कि वो जीप में सलारा को कहाँ ले जा रहे हैं। उनका रास्ता रोको। सलारा को हर हाल में हासिल करना है। जंग छिड़ने से पहले जगह की अहमियत देखी जाती है कि कौन कौन सी जगह महाज बनाकर कामयाबी हासिल हो सकती है। जैसा कि सोनिया ने सपेरों की बस्ती के करीब पहाड़ी पर अपना महाज बना लिया था, दुश्मनों को अपनी अहमियत का यकीन दिला दिया था कि वो बुलंदी पर है, वहाँ चट्टान और बड़े बड़े पत्थर हैं। उनकी आड़ में वो अपने आदमियों के साथ उनकी फायरिंग से महफूज रहेगी। सरदार की बस्ती से आकर लड़ने वाले न तो ज्यादा बुलंदी की तरफ फायरिंग कर सकेंगे और न ही हैंड ग्रेनेड वगैरह फेंक सकेंगे। इसके बरक्स बुलंदी से हैंड ग्रेनेड आसानी फेंके जा सकते थे। जंग में जगह की अहमियत के अलावा फर्द की अहमियत भी होती है। सोनिया के लिए पारस और सलारा बहुत अहम थे। मास्कमैन के आदमियों को पारस के मुतालिक मालूम नहीं था कि वो सपेरों की बस्ती में पहुंचा हुआ है। उनके पास सलारा थी और वही सबसे अहम थी। वो उसे सोनिया से दूर ले जा रहे थे। मास्कमैन के पार्टी लीडर ने वहां से जाते जाते हुक्म दिया, कोशिश करो घंटे 2 घंटे तक सोनिया से टकराव होता रहे और वो पहाड़ी से उतरकर सरदार की बस्ती तक ना आ सके। जब तक गुलाम बाकी को जिंदा रखोगे वो ऊपर से उसे देखती रहेगी और उसे हासिल करने के लिए फायरिंग का तबादला करती रहेगी। अगर उसे मार डालोगे तो वो इंतजार नहीं करेगी, हैंड ग्रेनेड के धमाके करते हुए नीचे पहुंच जाएगी। उसने जंगी नुक्ता नज़र से यह हुक्म दिया था, जब तक गुलाम बाकी जिंदा दिखाई देता उस वक्त तक हैंड ग्रेनेड फेंके ना जाते, क्योंकि वो भी उनकी जद में आ सकता था। पार्टी लीडर ने सख्ती से हुक्म दिया था, मुझे सलारा को यहां से ले जाने के लिए घंटे 2 घंटे की मोहलत चाहिए। उस वक्त तक फायरिंग का तबादला होना चाहिए। अगर शिकस्त हो और भागना पड़े तो गुलाम बाकी को गोली मार देना। उसके आदमियों ने बस्ती के मैदानी हिस्से में महाज बना लिया था। उन सब का रुख पहाड़ी की तरफ था और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। सोनिया ने अपने 15 मुसल्ला अफराद को वहां से 2 मील दूर हेलीकॉप्टर से उतारा था। वो लोग बस्ती के करीब आ गए थे और वहां से फायरिंग शुरू कर दी थी। ये गैर मुतवक्के हमला था। मास्कमैन के कितने ही आदमी मारे गए। दूसरी तरफ से सोनिया ने भी फायरिंग शुरू कर दी थी। कबीले की औरतें, बच्चे और बूढ़े चीखते चिल्लाते पनाह के लिए भागने लगे। मास्कमैन के आदमियों के पास अच्छा खासा गोला बारूद था, लेकिन आदमी कम पड़ रहे थे। सरदार के आदमियों ने 2 तरफा हमलों से घबराकर हथियार डाल दिए थे। मास्कमैन के आदमियों को भी मजबूर होकर वहां से भागना पड़ा। सोनिया के आदमी फायरिंग करते हुए बस्ती में दाखिल हो गए थे। भागने वालों को गुलाम बाकी पर गोली चलाने की भी मोहलत ना मिली। मैंने बाकी से कहा, अपने आदमियों के साथ हथियार लेकर सपेरों की बस्ती में जाओ और उनकी मकामी जबान में समझाओ कि हम दुश्मन नहीं हैं। हमारा एक नौजवान इस बस्ती में है, हम उसे लेकर चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे। यही बात मैंने सोनिया को बताई। वो भी पहाड़ी से उतरकर सपेरों की बस्ती की तरफ जाने लगी। तमाम सपेरे बड़ी देर से उनकी महाज आराई का तमाशा देख रहे थे। उन्हें बहुत बड़ी जंग का खतरा था। वो बस्ती छोड़कर जाने वाले थे, क्योंकि दोनों तरफ से होने वाली फायरिंग के दौरान गोलियां उनकी तरफ भी आ सकती थीं। जब जंग बंद हुई, सोनिया और गुलाम बाकी अपने अपने मुसल्ला अफराद के साथ उनकी तरफ आने लगे तो उन्होंने तीर कमान फेंक दिए और घुटने टेक दिए। गुलाम बाकी ने उन्हें समझाया कि वो बस्ती को फतह करने नहीं आए हैं, ना ही किसी को नुकसान पहुंचाएंगे। उनका एक जवान यहाँ है, उसे लेकर चले जाएंगे। मैंने सोनिया से कहा, आर्मर की रिपोर्ट है कि यहाँ जो जहरीली लड़की है उसका नाम मारिया है।
वो लंदन के सर थॉमस जॉनसन की बेटी है। उसे उसके वालिदैन से मिला देना बहुत बड़ी नेकी होगी। बस्ती के कुछ लोग लेडी विच डॉक्टर की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। उस चुड़ैल की तबीयत कुछ संभल गई थी। वो जल्दी से उठकर अपने जंतर मंतर का सामान लेकर झोपड़ी की चौखट पर आ गई। फिर वहां बैठकर मंत्र पढ़ने लगी। सोनिया और गुलाम बाकी अपने लोगों के साथ वहां पहुंचे तो उस झोपड़ी को देखकर हैरान रह गए। गुलाम बाकी ने मकामी बाशिंदों से उनकी जबान में पूछा। फिर सोनिया से कहा, ये औरत बेरहम और इंसानी खून की प्यासी है। ये जिसे भी सांपों से डसवाती है या अपने जादू टोने से मारती है, उसका सर काटकर यहां रखती है, और इस तरह इसने इंसानी सरों की चारदीवारी बनाई है। वो चुड़ैल कुछ मंत्र पढ़ने के बाद गुलाम बाकी की तरफ फूंक मारना चाहती थी। बाकी ने उसके मुंह पर एक ठोकर मारी। वो चीख मारकर उलट गई, चौखट के अंदर गई। सोनिया के साथ आने वालों ने अपनी राइफल के कंधों से खोपड़ियों की दीवारों पर जरबे लगाईं तो सारी दीवारें टूटकर उस चुड़ैल पर गिरने लगीं। वो चीख चीख कर हाथ पांव झटक रही थी और वहां से निकलने की कोशिश कर रही थी। गुलाम बाकी ने उसकी एक टांग पकड़कर इतने जोर से खींची कि वो हड्डियों के ढेर से निकलकर बस्ती वालों के पास जा गिरी। गुलाम बाकी ने उसके पास आकर कहा, अब मंत्र पढ़ो, अपने काले जादू से बस्ती वालों को दहशतज़दा कर सकती हो तो करो। ये कहकर उसने अपना एक पांव उसके मुंह पर रख दिया। वो फौजी तर्ज के भारी भरकम जूते पहने हुए था। उनका वजन ही उस बीमार चुड़ैल के लिए काफी था। कुछ ये कि गुलाम बाकी ने अपने पांव का हल्का दबाव भी डाला था। उसके दीदे फैल गए थे। वो थोड़ी देर तक हाथ पांव झटकती रही, तड़पती रही, फिर ठंडी पड़ गई। उसके मरते ही बस्ती के तमाम लोग घुटने टेक कर गुलाम बाकी के सामने झुकने लगे। उसने कहा, तुम सब उठ जाओ, मेरे सामने सर न झुकाओ। आज तुम्हें एक काली बला से निजात मिल गई है। खुश रहो और आज़ादी से जिंदगी गुजारो। किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें इतना बताओ, वो नौजवान कहाँ है जिसे जहरीली लड़की ने डस लिया था? मारिया की सहेलियों में से एक सहेली ने कहा, मैं जानती हूं, वो मारिया के साथ गार के अंदर है। सोनिया ने कहा, बाकी तुम जवानों के साथ पहाड़ी पर रहो और चारों तरफ नजर रखो। पसपा होने वाले दुश्मन वापस आकर मुनज़्ज़म हमला कर सकते हैं। वो दो मुसल्ला जवानों के साथ उस लड़की की रहनुमाई में गार की तरफ जाते हुए बोली, फराद आर्मर से कहो, हमारे जो आदमी हेलीकॉप्टर में गए हैं उनसे राब्ता कायम करे और सलारा के मुताल्लिक रिपोर्ट हासिल करे। मैंने आर्मर को हिदायत दी। फिर वापस सोनिया के पास आया। हमने मासमैन के आदमियों को पसपा किया था। उस कबीले के सरदार की कमर तोड़ दी थी। उस चुड़ैल का खात्मा कर दिया था। लिहाजा अब हमारे रास्ते में कोई रुकावट नहीं थी। बेटा भी हमें मिलने ही वाला था। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि मेहरबान होने वाली तकदीर अचानक नामेहरबान भी हो जाया करती है। पे दर पे कामयाबियां हासिल करते करते कभी अचानक ही मायूसियों का सामना भी करना पड़ता है।